अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मान चेक करना, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। जी भाई बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 तक ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं इस बुक को। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्किप कर देंगे, डिटर्मिनेंट वाले को। स्किप इस वजह से करेंगे क्योंकि हम लोगों ने एफएससी में भी डिटर्मिनेंट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग इस चैप्टर को खुद से रीड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 बाय 2, 3 बाय 3 इस तरह से डिफरेंट ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को डिस्कस किया गया है। तो आप इसको खुद से ही क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा वो एक फंक्शन होता है जो किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर पे मैप करता है। इसी तरह ही है ना कि किसी एन, अगर हमारे पास एन स्केयर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, वो उसको किस पे करता है, किसी स्केलर पे जाकर मैप करता है। ठीक है। इस तरह से बाज़ औक़ात इंटरव्यूज वगैरह में वो पूछ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को आप डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को डिफाइन इस तरह से ही करते हैं हम कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो, वो फंक्शन हमारा किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एन क्रॉस एन होना चाहिए। उसको मैप किसी किस पे कर दे, स्केलर पे कर दे, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। ठीक है। इस तरह हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट था। तो इसको खुद से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग अगर वन ऑर्डर का अगर कोई भी हम लें एलिमेंट वन ऑर्डर का, 1 क्रॉस 1, तो वो खुद से ही, मतलब अगर सिंगल एलिमेंट हो तो वो खुद ही उसका अगर डिटर्मिनेंट लेना हो तो वो खुद ही आ जाता है। जैसे कि 27 का डिटर्मिनेंट 27 है, -7 का -7। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का चैप्टर यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहूँ जो कि पिछली दफ़ा कायदे में आया था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर जो है वो हमारे पास हो 1 हो, तो डिटर्मिनेंट जो है वो ए का क्या आएगा, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। इस तरह का एमसीक्यूज था या कुछ डिफरेंट था, आप लोगों ने देखे एमसीक्यूज। इसमें ना वो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ना, ए स्क्वायर को ए डॉट ए लिख लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए उस तरीके से। बिल्कुल, इसको अलग अलग से कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1। और यहाँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हमें कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि अगर हम डिटर्मिनेंट 1 लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो भी इसको सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि वन को यहाँ पर पुट करें तो 1 × 1/1 1 आ जाएगा। और अगर हम डिटर्मिनेंट -1 लेते हैं तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला है। इस तरह से ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह को यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा क्रैमर रूल में भी डिटर्मिनेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज होता है। तो ये खुद से स्टडी कर सकते हैं। वैसे मैंने सामने बताया है कि किस तरह से है ये चीज़ें। को फैक्टर्स का भी आपको पता है, एडजॉइंट का भी आपको पता है, तो ये चीज़ें इतनी डिस्कस करने के लायक नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वो सारी चीज़ों का आपको पहले से ही पता है। तो बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है, जो कि लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एगन वैल्यू एंड एगन वेक्टर्स प्रॉब्लम जो होते हैं उनको कैसे किस तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर है डायगोनलाइजेशंस एंड एगन वैल्यू एगन वेक्टर्स का जो चैप्टर्स है ये किस तरह से है। ठीक है। पर सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है डायगोनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स जो है वो लिखा जा सके 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक पी मैट्रिक्स है और सेंटर में हमारे पास क्या हो, डी, और लास्ट पे क्या हो, पी इनवर्स।
समझ आ रही है? अब यहाँ पर P और P इनवर्स बेसिकली मैट्रिक्स है, और लेकिन जो D है ये हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स है? ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी मैट्रिक्स को तीन मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिख देते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेशन जो है उसकी वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं मजीद, एगन वैल्यूज को और एगन वेक्टर्स को किस तरह से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला आता है मैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सपोज अगर हमारे पास n स्क्वायर मैट्रिक्स है इज गिवन, ठीक है, द मैट्रिक्स ए सेट टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर। मतलब नॉन सिंगुलर तो वही होगा ना कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्जांपल हमें एक, मैं जैसे आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर ए को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं पी डी पी इनवर्स, तो यहाँ से अगर देखें तो P का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो P को क्या होना जरूरी है? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से वो कहता है अगर किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम लिख दें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डायगोनलाइजेबल। ठीक है, इसी तरह से ये था हमारा मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको देखें लीनियर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सपोज अगर लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस इज गिवन, the linear operator T is said to be diagonalizable if there exists a basis S of V such that the matrix representation of T relative to the basis S is diagonal matrix D। अब इसका क्या मतलब है? आपको अगर याद हो तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास हम ऑपरेटर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर आपको याद हो, मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सॉरी, ये हमारे पास टी क्या है? ऑपरेटर है। अब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किसी ऑपरेटर की अगर बेसिस गिवन हो तो उसकी हम क्या बना सकते हैं? उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बना सकते हैं। याद है आप लोगों को? ठीक है, उसकी क्या बना सकते हैं? हम मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, जो हमने चैप्टर में से दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। अब वो कहता है कि जो रिलेटिव टू द बेसिस एस इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, उस तरह से अगर उस मैट्रिक्स को अगर हम डायगोनलाइजेबल करें तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये हमारा कौन सा होगा? लीनियर ऑपरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स को उसकी रिस्पेक्ट टू बेसिस के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट किया जाए और उसके बाद उसको डायगोनलाइजेबल देखा जाए, तो ये हम वो पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैट्रिक्स का था, सिंपल। तो ये बेसिकली बनता तो मैट्रिक्स का ही है, लेकिन ये आता कहाँ से है? ऑपरेटर से आता है, क्योंकि हम किसी भी ऑपरेटर को बेसिस की बिना पर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर सिक्स में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सही है, तो ये मेरे ख्याल में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ये जरा देख रहे हैं कि है क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का हम पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मैट्रिक्स फॉर्म से हम पोलिनोमियल फॉर्म में भी आ जाते हैं। ठीक है, कंसीडर अ पोलिनोमियल, इस तरह का पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल का भी आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, ओवर अ फील्ड के, एक पोलिनोमियल है जिसमें फील्ड के है। रिकॉल इफ ए इज एनी स्केयर मैट्रिक्स, वो कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स है तो उसको पोलिनोमियल फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं, वेयर आई, आई क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन पार्टिकुलरली वी से दैट ए इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पर एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में इस तरह का आप लोगों ने स्टेटमेंट या कोई रिजल्ट भी पढ़ा होगा कि हर जो मैट्रिक्स होता है वो किसी न किसी पोलिनोमियल का लाजमी तौर पर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल अगर 9.1 देखें तो यहाँ पर आपके पास ए मैट्रिक्स है और आगे ए स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप चेक करें ए ए को और ए, ये एफ चेक करें, ये पोलिनोमियल है एक और एक ये पोलिनोमियल है। अगर ए मैट्रिक्स को इसमें पुट करें, आप पुट किस अंदाज से करना है कि आपका जो पोलिनोमियल की पावर है टी स्क्र उसको ए स्क्र बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 2a² माइनस 3a प्लस 5। 5 के साथ क्या आएगा? ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ये क्या है? आइडेंटिटी है। अब इसमें अगर पुट किया हमने तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये चीज आ गई। समझ आ रही है? ये आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने
ये वाली चीज ले ली, ये वाला पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल में अगर हम चेक करें, इस पोलिनोमियल में अगर हम चेक करें तो हमने जब इसमें ए पुट किया, ठीक है, तो ए पुट करने के साथ ये क्या बन गया, ये तो जाहिर बात है पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, ए स्केयर -5 ए और ये -2 i। इसमें ये चीजें पुटिंग करने के साथ ये चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बताएं कि ये जो पहला मैट्रिक्स था, ये पोलिनोमियल का रूट है या सॉरी, ये किस पोलिनोमियल का रूट है, जो ए है ये पहले पोलिनोमियल का रूट है या दूसरे का रूट है, सेकंड का। सेकंड का। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा था, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आपने चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं इजीली कि वो किसी पोलिनोमियल का रूट है या नहीं है। और सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम किसी भी मैट्रिक्स को जो है वो पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको भी हम आगे जाकर स्टडी करते हैं, जिसको हम करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये आगे देखें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें वो क्या कहता है कि अगर लेट एफ एंड जी बी अ पोलिनोमियल फॉर एनी स्केयर मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर हमारे पास एफ और जी जो है वो दो पोलिनोमियल्स हैं, और हम एक स्केलर ए ले लेते हैं, स्केयर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं विद द स्केलर के, तो यहाँ पर दो फंक्शंस किस तरह मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, जाहिर बात है यहाँ पर अगर आप चेक करें तो लिनियरिटी वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एफ और जी जो है वो अलग-अलग से मैट्रिक्स पे अप्लाई हो जाता है और के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें तो कि फर्स्ट में देखें ना, एफ और जी अलग-अलग से इन पर अप्लाई हो गए हैं, और सेकंड में अगर देखें तो आपका जो के है वो पीछे रह गया, और जो एफ है वो ए पर सेपरेट अप्लाई होगा। इसी तरह से ये चीजें हैं कि मैट्रिक्स में किस तरह से जो है वो पोलिनोमियल अप्लाई होते हैं। ये बेसिकली थ्योरम है, इनके प्रूफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला मैट्रिसेस एंड लीनियर ऑपरेटर है, यहाँ पर जरा इसको चेक करें। नो सपोज दैट, अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर और वेक्टर स्पेस वी, पावर ऑफ टी आर डिफाइंड बाय, अगर हम ऑपरेटर्स की पावर लें तो वो बेसिकली क्या होती है, कंपोजिशंस होती है। ठीक है, ये चेक करें। ठीक है, इस तरह से वो दोबारा वही बात आ जाती है कि ये देखें, ये चीज अगर आप एसएमएस का वो देखें ना, क्या कहते हैं उसमें आउटलाइंस में देखें तो ये भी चीज होगी, कैले हिमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, तो यहाँ पर हम किसी भी जो है वो क्या कहते हैं मैट्रिक्स को पोलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट ए हमारे पास एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो है m इज इक्वल टू ए माइनस टी ऑफ आई एन क्या है, आइडेंटिटी है मैट्रिक्स की। टी इज एन क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट में बी ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द टी डॉन। ये हम आगे चीज जाके चीज को चेक करते हैं। जहाँ यहाँ पर एक चीज को जो है वो आप गौर से देख लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में यूज होगी कि डेल्टा ऑफ टी हमारे पास क्या होता है, किस तरह से डिफाइन है। ये बेसिकली होता है डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ आई एन माइनस ए, और यहाँ पर -1 की पावर एन, और डिटर्मिनेंट इस चीज का। ठीक है, विच इज द पोलिनोमियल इन टी ऑफ डिग्री एन, ठीक है, इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ऑफ ए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है, इस यहाँ इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये चीज को एक दफा देख लें कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका पोलिनोमियल हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आप लोग जब वो फाइंड करते हैं, क्या उसे कहते हैं, किसी मैट्रिक्स की एगन वैल्यू फाइंड करते हैं, तो शायद आपको याद हो आप इस तरह की इक्वेशन स्टडी करते हैं, ऐसे ही है ना। वहां पर भी आप बेसिकली क्या बना रहे होते हैं, पहले करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बना रहे होते हैं, वहां से ही आप आवाज भाई, आवाज इशू आ रही जी मैं करता हूँ ट्राई। मैं कह रहा था कि जब आप लोग एगन वैल्यूज भी फाइंड करते हैं तो तब भी आप एक करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बना रहे होते हैं, वहां से ही आप लैम्डास की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस्मान आप आवाज ठीक आ रही है। है। जी अब ठीक आ रही ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जब करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनाते हैं तो यहाँ पर भी आप इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये आपके सामने गिवन है कि ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपने डेल ऑफ टी जो है वो बराबर होता है टी ऑफ आई माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से टी ऑफ आई माइनस ए, तो यहाँ पर जाहिर बात है टी ऑफ आई माइनस ए क्या है कि
टी को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस ए करवा देना, ए आपके पास गिवन है, तो वो ये वाला मैट्रिक्स आ गया और उसका डिटर्मिनेंट लेना। डिटर्मिनेंट लेने से ये आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, टी स्केयर -6t माइनस क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये इस पोलिनोमियल का क्या होगा फिर? हाँ जी, रूट होगा। रूट होगा कैल। ठीक है। कैले हिमिल्टन थ्योरम हमें यही कहता है कि एवरी मैट्रिक्स जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। एवरी मैट्रिक्स ए इज द रूट ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। अगर लीनियर अलजेब्रा में देखा जाए तो इस थ्योरम की बड़ी मांग देखी जाती है। ठीक है। जैसे मैं आपको दूसरे वर्ड में बताऊं कि ग्रुप थ्योरी में एक चीज बोली जाती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक टू द परमुटेशन ग्रुप होता है। ये भला कौन सा थ्योरम होता है ग्रुप थ्योरी में? एनी वन आइडिया है किसी को? ठीक है, तो ये हमारे पास कैले थ्योरम होता है अगर आप वहां पर देखें। इसी तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि एवरी मैट्रिक्स उसकी हमने पोलिनोमियल बनाया और पोलिनोमियल में दोबारा से उस मैट्रिक्स को पुट किया, आप देख सकते हैं। तो आपके पास ये हमारे पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। ठीक है। इस तरह से आप, अच्छा आगे जो थ्योरम ये निचले वाला है ये हमें किस चीज के बारे में कहता है, सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। अब अगर दो मैट्रिक्स जो हैं वो सिमिलर कब होते हैं, इस चीज को जरा समझ लें। दो मैट्रिक्स सिमिलर कब होते हैं? अगर एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जाए, पी बी पी इनवर्स। अब ये बी और ए क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये थ्योरम हमें इस जी चीज की इंफॉर्मेशन देता है कि अगर दो मैट्रिक्स जो हैं वो सिमिलर हैं तो उनका जो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि ये जो दोनों मैट्रिक्स होंगे ये उस पोलिनोमियल के क्या होंगे, दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, क्या होंगे, रूट होंगे। सही हो रूट गया। रूट। ठीक है। ये हम जो चीज पढ़ रहे थे पहले, ये हमारी थी, ये हमारी जो ये वाली चीज पढ़ रहे थे, ये हमारी थी 2/2 के लिए। ये हम मैट्रिक्स किसके लिए पढ़ रहे थे, 2/2 के लिए। अगर आप करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल अगर देखें आप, ये देखें यहाँ पर, ये अगर इसका जनरलाइज फार्मूला देखें तो ये बेसिकली ये है, अगर आप याद रखना चाहते हैं, टी स्केयर -a1 + a22। ठीक है। और प्लस, अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने, मैं तो पीछे ले जाता हूँ, यहाँ था, एक सेकंड, अगर आप इस चीज को देखें 1345। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसी फार्मूलेशन को यूज करें तो ये सबसे पहले टी स्केयर अपनी जगह पर आ जाएगा, -a11 + a22। मतलब यहाँ पर बेसिकली ट्रेस नहीं यूज हो रहा, ये वाली चीज, तो ये क्या बन जाएगी, -6t। ऐसे ही है। जी जी और प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट अगर देखना चाहें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, 5 - 12 कितना होता है, -7। ठीक है। तो ये -7 = 0, तो ये आपका पोलिनोमियल आ गया, तो ये जी पोलिनोमियल का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर अगर थर्ड डिग्री में पोलिनोमियल आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी वही हिसाब है, पहले सबसे पहले क्या आ गया है, t³ आ गया, समझ आ रही है। फिर माइनस ट्रेस ऑफ क्या आ गया है, a, और साथ t² आ गया, और प्लस a11 + a22 + a33। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पर ये देखें ना, ये ट्रेस, ये लिखा हुआ है ट्रेस, यहाँ पर है तो ये भी एडिशन है, ये क्यों भला जो है ये ट्रेस, इसको क्यों नहीं लिखा? जवाद भाई, जवाद भाई वो असल में को फैक्टर है A11 के अकॉर्डिंग, हमने उसके को हाँ फैक्टर हाँ हाँ अकॉर्डिंग हाँ, हमने उसकी सॉरी बात सॉरी, ये हम जो है ये को फैक्टर यूज कर रहे हैं, को फैक्टर भी आपको फाइंड करना आते हैं। ठीक है। कि आप को फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जी, मैं a22 फाइंड करना चाह रहा हूँ, a22, तो उसका फार्मूला क्या होता है, -1 की पावर 2 + 2। और यहाँ डिटर्मिनेंट किस चीज़ का आएगा, a11 आएगा, और है, कैपिटल M2। a31 आएगा, और a33 आएगा। ऐसे ही है, सही लिखा है। ये मैंने को फैक्टर का फार्मूला ठीक लिखा है।
सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को जहन में रखें कि यहाँ पर जो ट्रेस ऑफ ए है वो तो आपको आपको पता है, लेकिन जो स्मॉल ए है वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बेसिकली को फैक्टर्स को। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो इस चीज को देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आपके सामने है। ठीक है, तो ए बी सी गिवन है आपके सामने, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्योंकि 2 बाय 2 का तो आपको ट्रेस सबसे पहले फाइंड किया है, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो ये उसका पोली, तो ये मुझे अब शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर चुके हैं। तो अगर ये 3 बाय 3 का आप जो देख, अभी आवाज फिर कट रही है। अच्छा मैं चेक करता हूँ यार। तो यहाँ पर अगर आप 2 बाय 2 का देखें तो वो तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है किस तरीके से है। अच्छा, अब आवाज शायद बेहतर हो जाए। अब हम 3 बाय 3 का देखें तो सबसे पहले उसने को फैक्टर फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये को फैक्टर्स का सम है, तो ये कितना आ गया 31 है। ठीक है, जिस तरह से उसने फाइंड किया है, और बाद में आपके सामने ये जो चीजें हैं। ठीक है, सही है, तो ये उसने चीजें, अब देखें उसने ट्रेस ऑफ ए को किसका नाम दे दिया कि जब भी वो ट्रेस को लिखेगा तो वो किस S1 से लिखेगा। समझ आ रही है, और जब भी वो S2 लिखेगा तो उसको किससे लिखेगा, को फैक्टर्स का सम, और जब भी A3 को लिखेगा वो किसके साथ लिखेगा, डिटर्मिनेंट के साथ। तो अब कोई भी अगर आप n स्केयर मैट्रिक्स ले लें तो उसका ये पोलिनोमियल का आप सिंपल फार्मूला याद रख लें। बात समझ आ रही है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। समझ आ रही है, तो ये बेसिकली फार्मूलेशन है अगर आप किसी भी 3 बाय 3 या 4 बाय 4 मैट्रिक्स को देखना चाहते हैं तो। सही हो गया। उसके बाद लीनियर ऑपरेटर की ये कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है, ये अगर आप देखना चाहें ऑपरेटर के हिसाब से, तो आ लीनियर ऑपरेटर टी इज अ जीरो ऑफ इट्स। तो लीनियर ऑपरेटर टी भी जो होता है वो भी क्या कहता है, जीरो होता है। जीरो होने से आपको पता है किसी चीज का जीरो होने से मुराद क्या होता है कि वो उसका रूट होता है। कि आप अगर उस पोलिनोमियल में वो वाला ऑपरेटर पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो आपको अगर आपको समझ आई थी छठे चैप्टर में, मैंने कहा था कि आप किसी भी ऑपरेटर को किसी बेसिस के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो होगा वो जाहिर बात होगा तो ऑपरेटर, लेकिन किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। तो आपको पता है मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स की हम क्या बना सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बना सकते हैं, पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो वो जो होगा तो ऑपरेटर, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में होगा, और वो लाजमी तौर पर किसी भी पोलिनोमियल का क्या होगा, किसी पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों को, जो मैं बता रहा था कि आप किसी ऑपरेटर से विद यूजिंग द बेसिस, विद यूजिंग द बेसिस आप ऑपरेटर से किस कहाँ पर आ सकते हैं, मैट्रिक्स में आ सकते हैं। सही है, ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अगर आपने एस और एस डैश प्राइम जो है वो फाइंड किए हों तो, अगर आपको याद हो तो मैट्रिक्स में जब आते हैं तो वो लाजमी तौर पर किसी पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, ये बात की समझ आई है उस्मान। अच्छा, उसके बाद ये चीज को हम देखते हैं जरा, डायगोनलाइजेशंस। और ऐसा यहाँ पर एक और भी इम्पोर्टेंट बात, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रे का, इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, ये लास्ट लीनियर अलजेब्रे का चैप्टर है। आगे आता है डायगोनलाइजेशंस, एगन वैल्यूज एंड एगन वेक्टर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रे का, इसके बाद हम कुछ नहीं डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रे का।
let A be a any n square matrix, then A can be represented by R is to similar to the diagonal matrix D, और डायगोनल्स को आपको पता है k1 k2 kn if and only if there exists a basis as consisting of the column vector u1 u2 u। यहाँ पर वो क्या बात कह रहा है, ये चीज कि किसी भी हम जो मैट्रिक्स ए है उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए u1 और u1 u2 आपको पता है आपके पास क्या है, बेसिस हैं, और अगर मल्टीप्लाई k1 के साथ करवाएं तो वो उसके बराबर आए, तो दूसरी ए u2 को हम k2 u2 में, ए un को kn un में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इन सच केस ए सेट टू बी डायगोनलाइजेबल, ये मैंने पहले आपको बताया था कि अगर किसी चीज को इस तरीके से लिखा जा सके। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम इसको इस चीज को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पी डी पी इनवर्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी साइड पर जब ये जाकर मल्टीप्लाई होंगे, अगर आपको समझ आई है तो सही है। इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, अगर हमारा जो टॉपिक है वो है एगन वैल्यूज का, तो लेट ए बी एनी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, द लैम्डा इज कॉल्ड एगन वैल्यू ऑफ ए देयर एग्जिस्ट, कि किसी मैट्रिक्स की एगन वैल्यू से क्या मुराद है, ठीक है, कि हमारे पास अगर एक हम नॉन जीरो क्या लें, वेक्टर लें, ये बात को समझने की ट्राई करें। अगर हम नॉन जीरो क्या लें, एक वेक्टर लें, अगर लैम्डा को उसके साथ मल्टीप्लाई करें और वी को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। ये तो है अगर हम देखना देखना चाहें कि जो एगन वैल्यूज होती क्या है, ठीक है, कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई वेक्टर एग्जिस्ट करे कि जिसके साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई करें, समझ आ रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स ए ये है, ये ए मैट्रिक्स है और यहाँ पर ये वी वेक्टर है, यहाँ पर लैम्डा तो कोई स्केलर ही होगा ना, 2 3 यहाँ हो, तो यहाँ पर ये वी, अगर ये दोनों चीजें बराबर आती हैं तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से आप इसको जाहिर कर रहे होते हैं, समझ आ रही है। तो ये आपके पास लैम्डा जो होगा वहां पर क्या होगा, एगन वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसकी प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं कि एगन वैल्यूज किस तरह से आप फाइंड करते हैं, तो ये देखें अगर आपके पास 9.5 है प्रॉब्लम, एगन वैल्यू का फार्मूला तो वैसे ये होता है कि अगर आप ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 रखें और लेमडा के जो वैल्यूज होंगी वो आपकी क्या होंगे, क्योंकि ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स आएगा ना पोलिनोमियल जो बनेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर आप ए देखें v1 और v2 गिवन है, सही है, ए v1 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया, ये चीज आ गई 1 - 2, और ए v2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या चीज आ गई हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया 4 4। तो अगर हम यहाँ पर ये दोबारा से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोबारा से v1 आ गया। मुझे बताएं कि यहाँ पर एगन वैल्यू क्या है, एनीवन, वन यहाँ पर क्या वन है 1। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, काफी ज्यादा लोग ना एगन वैल्यूज को स्टडी तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एगन वैल्यूज हैं क्या, तो ये उसकी अगर इंटरप्रिटेशन देखी जाए तो ये बनती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर दोबारा से वो वेक्टर आता है लेकिन वो किसी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आता है, जैसे कि ये देखिए ना 4 4 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से 4 कॉमन लें तो वो दोबारा 1 1 आ जाएगा v2। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर एगन वैल्यू क्या है, फोर 4। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एगन वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जाहिर बात है हर क्लास जो बात भाई, जी जी, इसमें V1 V2 है वो एज अ बेसिस हम उसको दे रहे ये हमारे पास इस तरह का अगर कोई वेक्टर एग्जिस्ट करे तो यहाँ पर ये बेसिस का जिक्र तो नहीं है क्योंकि हम तो मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर रहे होते हैं, बेसिकली एगन वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर v1 v2 कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास लैम्डा आ जाता है तो फिर आपको उस तरह का वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, अगर आपके पास वेक्टर आ जाता है तो फिर आपको उस तरह की एगन वैल्यूज मिल जाएगी। इस बात की अंडरस्टैंडिंग की है आपने, क्योंकि इसका हैं। जी तल्लुक ठीक तो है। आपका मैट्रिक्स के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करना जरूरी है उस तरह की जो चीज है जो रिक्वायर है डेफिनेशन में कि ए लैम्डा माइन ए बी इज इक्वल टू लैम्डा वी, सही हो गया। तो यहाँ से आप फिर, अच्छा अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनको पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, a - 2 1 1। तो आपको पता है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो इसका क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखें पी इनवर्स को हमने इधर रखा, ये यहाँ पर क्या रखा, ये चीज रखी,
ये क्या चीज थी ए, और इधर क्या रखा हमारे पास, इधर पी रखा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो आंसर आ गया ना हमारे पास, एक और आपको यहाँ पर एक चीज बताऊं, ये हमारे पास डी आ गया। क्या आ गया हमारे पास, डी। डी क्या होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और जी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, नॉन जीरो नहीं नॉन जीरो एटलीस्ट। तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एगन वैल्यूज एगन वेक्टर्स का, तो क्या होती है बेसिकली वो चीज, वो हमारे पास, आइगन वैल्यू। हाँ वो हमारे पास क्या होती है यहाँ पर, एगन वैल्यूज होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम वगैरह में इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट भी इसी तरीके से देख सकते हैं, पी और पी इनवर्स किस तरह से आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरम 9.6 हमें क्या कहता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लैम्डा जो है उसकी एगन वैल्यूज होंगी। और हमारे पास ये चीज़ें एमसीक्यूज़ों में पूछी जाती हैं कि हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि हम इसको इस तरह से ले रहे होते हैं ना, ये चीज़ को इसके बराबर ले रहे होते हैं। फिर ही हम जाते हैं ना पोलिनोमियल की तरफ, और आगे कहता है तो लैम्डा होता है वो बेसिकली रूट होता है, इज द रूट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स, मतलब एगन वैल्यूज बेसिकली डेल्टा ऑफ टी के क्या होती हैं, रूट्स होते हैं। समझ आ रही है। अब 9.7 अगर थ्योरम आप देखना चाहें तो वो कहता है कि अगर आप कम्प्लेक्स फील्ड लें तो देन हमारे पास एटलीस्ट वन एगन वैल्यू लाजमी आएगी अगर आप कम्प्लेक्स फील्ड ले लें। और 9.8 थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पीपीएससी में आ चुका है कि अगर ये आपके पास वेक्टर्स हैं एगन वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि एगन वैल्यूज के डिस्टिंक्ट एगन वैल्यूज की अगर कोरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास एगन वेक्टर्स आते हैं तो वो लीनियरली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, लेकिन जरूरी ये है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ बुक्स वाले ना पूछते हैं या एमसीक्यूज़ में आता है कि अगर आपके पास लैम्डा आ जाता है फॉर एग्जांपल 2 2 3, ये तीन आ जाते हैं क्योंकि ये 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के आएंगे ना, 2 2 3। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि टू की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो कितनी है टू की मल्टीप्लिसिटी, टू। टू है, मतलब दो दफा आया है, और थ्री की कितनी है, वन है। तो यहाँ पर जो वन। भी चीज मल्टीप्लिसिटी आपके नीचे डिफाइन है वो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये जो चीजें हैं ये डिस्टिंक्ट जो है वो नहीं है, मतलब दो तो रिपीट हो गया ना, तो हम इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट क्या है, एगन वैल्यूज हैं, तो उनके डिस्टिंक्ट एगन वेक्टर जो होंगे, क्योंकि वो क्या होंगे फिर लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। समझ आ रही है। और जो अभी अगर अगर डिस्टिंक्ट ना आए तो क्या लीनियरली डिपेंडेंट कह सकते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट, हाँ जी, जी। मेरे आई थिंक सो कह सकते हैं। तो देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन अदर दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, फिर डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है। जी। इसी तरह से ये आप मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ रहे थे, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या आ गई है, ये ऑपरेटर की फॉर्म आ गई कि अगर, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि टी वी उधर क्या था, उधर ए वी इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा वी, तो इधर ऑपरेटर है। ऑपरेटर किस तरह से वेक्टर पे अप्लाई होता है ये भी आप वेल नो जानते हैं क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है। इसी तरह से ये ऑपरेटर के साथ है वही प्रॉपर्टीज, अगर आप उसको स्टडी करना चाहें तो, ठीक है। तो ये है अगला जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास हैं कि हम किस तरह से एगन वैल्यूज फाइंड करते हैं और किस तरह से फिर उनका एगन वेक्टर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास चेक कर सकते हैं कि आप, ये आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये उसको चेक चेक करना है कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसकी एगन वैल्यूज कौन कौन सी आ गई हैं, 5 और क्या आ गई हैं, -2। अच्छा, तो हमने जब 5 और -2 आ गई हैं तो हमने उसके बाद इसका क्या बनाना है, हमने ये देखें वही फाइंड, अब फिर इसके बाद एगन वेक्टर फाइंड करने हैं, लैम्डा 1 पे और ये जो चीज़ है 5 पे। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है ये हमारे पास क्या है, -1 3 और 2 और -6। सही हो गया, एगन वेक्टर जिस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके जी बाद ठीक अगर है। अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स एम आया है इसको उसने सिस्टम्स में लिखा है। तो द सिस्टम हैज ओनली वन फ्री वेरिएबल्स,
तो आपके पास ये वेक्टर्स जो है उसको किस फॉर्म में उसने लिखा है, फॉर एग्जांपल ये 2 1 क्योंकि फ्री वेरिएबल है, तो यहाँ पर λ1 जो है वो कितना था 5। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वो जो चेक करना चाह रहा था, वो चेक करना चाह रहा था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो ये अलगोरिदम है फाइंड करने का। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर तो उसने V1 फाइंड कर लिया, यहाँ पर उसने क्या फाइंड कर लिया V2। जब V1 फाइंड कर लिया, V2 फाइंड कर लिया, तो फिर इसके बाद उसने उन्हीं को कॉलम फॉर्म में लिख के उसका क्या बना लिया P मैट्रिक्स बना लिया। तो हमने जब मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेबल चेक करना है तो फिर जाहिर बात है पी जब फाइंड हो गया तो पी इनवर्स भी तो आ जाएगा ना। तो उसको हमने उसका डी फाइंड करना है। फिर डी किस तरह से फाइंड करते हैं कि पी इनवर्स ए और पी को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। यहाँ पर जो 5 और -2 है ये बेसिकली उसकी क्या, उस प्रॉब्लम्स की क्या थी, एगन वैल्यू थी। वैल्यूज। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को आप सोल्व कर सकते हैं कि वो, अब तो बेशुमार अगर आप देखना चाहें तो कैलकुलेटर अच्छा मौजूद है। बात भाई, जी जी। इसमें एक है कि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि आइगन वैल्यू तो यूनिक होती है लेकिन आइगन वेक्टर्स तो यूनिक नहीं ना होते, तो जरूरी तो नहीं कि वही आंसर सेम आए, आंसर तो डिफरेंट भी आ सकते हैं अपने हिसाब से देखें। कहाँ पर दोबारा बोलिएगा। इसने कहा आइगन वैल्यू तो यूनिक होती है लेकिन आइगन उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो यूनिक नहीं ना होते, वो फिर आंसर जो है मे